दोस्तों हाल ही में मैंने आधी पात्रा नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चयन शेट्टी जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.5 आउट ऑफ 10। ये कहानी है एक रहस्यमय गांव की जहां पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाती है और उसी जगह पर नया एसआई विक्रम उस गांव में आता है। वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। तो इस दौरान उसे पता चलता है कि गांव में रहस्यमय तरीके से कुछ लोग गायब भी हो रहे हैं और गांव के लोगों का मानना ये भी था कि यहाँ के जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए कोई भी लोग रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो दोस्तों अब ये ब्रह्म राक्षस का क्या राज है, उस पूर्व पुलिस अधिकारी को किसने मारा और गांव के बाकी लोगों को अगवा कौन कर रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए हमें आज की मूवी देखनी होगी। ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्टिंग ऑफिस से, जहां बाहर कुछ लोग आकर हंगामा कर रहे होते हैं। तभी प्रकाश नाम का एक आदमी वहां से बाहर आता है और न्यूज रिपोर्टर राधा से पूछता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, जरा मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ। अब उसके अगले सीन में हमें गांव के जमींदार कलीगन को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने बेटे से कह रहा होता है कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, मैंने पिछली बार तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने अच्छे तरीके से नहीं किया। लेकिन शेखर कहता है कि मैंने वो काम अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश की थी। अब तभी यहाँ पर उसकी माँ आती है और उसे चाय देती है, लेकिन वो चाय लिए बिना ही गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें गांव के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम रामप्पा नाम के कांस्टेबल को देखते हैं और गांव के दो बंदे यहाँ पर आकर कंप्लेंट लिखवाते हैं कि सर हमारी बाइक चोरी हो गई है, कल तक तो बाइक हमारे पास थी लेकिन आज हमने देखा तो वो हमारे पास नहीं है। रामप्पा उनकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें हम लोगों को 500 रुपए देने होंगे। अब इतने में वहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है एसआई विक्रम की। विक्रम अंदर आकर पूछता है कि इन लोगों का क्या मैटर है। कांस्टेबल रामप्पा कहता है कि सर ये लोग अपनी बाइक की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा कांस्टेबल उनकी रिपोर्ट लिखवाता है कि उनकी बाइक का नंबर क्या था, कलर क्या था, मॉडल कौन सा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लास्ट में वो लोग 500 रुपए किसे देने हैं ये कांस्टेबल से पूछते हैं। विक्रम कहता है कि कैसे 500 रुपए, क्या तुम लोग इनसे पैसे ले रहे हो। रामप्पा कहता है कि नहीं नहीं सर। फिर वो उन लोगों से कहता है कि ए चलो तुम लोग जाओ, ऐसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, सर ये गांव के लोग हैं ना, बिना मांगे कुछ भी देते रहते हैं। खैर अब उसके थोड़ी देर बाद में रिपोर्टर राधा वहां पर आती है और वो विक्रम से कहती है कि सर पिछले ही हफ्ते पूर्व पुलिस अधिकारी विश्वनाथ की यहाँ पर मौत हो गई, मेरे उनसे मुलाकात हुई थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी हत्यारे का काम है। वैसे आपको क्या लगता है। विक्रम कहता है कि अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और आप जैसे रिपोर्टर को मुझे खबर देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। अब उसके बाद हमें गांव के एक छोटी सी दुकान को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कांस्टेबल और विक्रम पहुंचते हैं और विक्रम उस दुकान वाले आदमी से पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुम शेखर के साथ काम करते हो। वो आदमी कहता है कि जी हाँ सर। विक्रम कहता है तो फिर मुझे तुम उसके घर का पता बता दो। और अब इतने में वहां पर शेखर और उसके साथी पहुंच जाते हैं, वो भी पुलिस वालों की जीप लेकर। अब इस जीप की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसलिए ये गाड़ी उनके पास थी। अब वो दुकान वाला आदमी उनकी गाड़ी में एक बॉक्स रखता है, तो इंस्पेक्टर विक्रम उस जीप में बैठकर उसे वहां से ले जाता है और यहाँ पर शेखर और उसके साथी गुस्से से बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सरकारी हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पर हम रिपोर्टर राधा को देखते हैं और वो बाहर बैठे हुए चंदू को देखती है। उसके बाद राधा अंदर जाने के बाद डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मुझे चंदू ने सब कुछ बता दिया है, ये सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर लोगों से पैसे ज्यादा ले रहे हो। डॉक्टर कहता है कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बाहर लिखा हुआ बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, यहाँ पर हम पेशेंट से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसी तरह से इन लोगों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर विक्रम और रायप्पा पहुंच जाते हैं। रायप्पा चंदू को वो बॉक्स देते हुए कहता है कि इस बॉक्स की जांच पड़ताल करना। और फिर विक्रम और रायप्पा अंदर जाकर डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। विक्रम कहता है कि बताइए डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पूर्व पुलिस अधिकारी विश्वनाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्या ये एक हत्या है या फिर नॉर्मल डेथ। डॉक्टर बताता है कि सर विश्वनाथ सर की हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई है, ऐसा रिपोर्ट में पाया गया है। उन्होंने उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और हमारे गांव का हॉस्पिटल बहुत ही छोटा है, यहाँ पर शहरों जैसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए हमने बॉडी के कंटेंट को जिला के अस्पताल में भेज दिया है। अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अब उसके बाद हम जमींदार कलिंगन को देखते हैं जो अपने कुएं में गिरे हुए नारियल को एक आदमी से निकलवा रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आकर उसे धक्का देने वाला था। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था।
उसके थोड़ी दूरी पर वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। खैर, अब रात को हम देखते हैं कि विक्रम और रायप्पा जीप लेकर जमींदार के घर की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन तभी जंगल के रास्ते में रायप्पा को ऐसा लगता है कि अभी अभी उनके सामने से कोई गुजरा, इसलिए वो उसे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। रामप्पा सामने देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। विक्रम उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ढंग से गाड़ी चलाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? रामप्पा कहता है कि सर, मैंने अभी भी यहाँ पर किसी को देखा, अभी यहाँ सामने से कुछ जा रहा था। विक्रम कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम होगा। तो रामप्पा कहता है कि ठीक है सर, लगता है मुझे नींद आ रही है। और उसके बाद ये दोनों कलिंगन के घर के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर शेखर और उसके आदमी भी होते हैं जो लोग पुलिस को देखकर गुस्सा हो रहे थे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम आकर बैठ जाता है तो कलिंगन उन्हें शराब ऑफर करता है और बताता है कि ये मेरा बेटा शेखर है। ये पहले शहर में रहा करता था लेकिन अब गांव में रहता है। ये थोड़ा गुस्सेल किस्म का बंदा है, इसे कब क्या बोलना है ये पता नहीं है। उसके बाद फिर वो कहता है कि यहाँ पर पूर्व पुलिस अधिकारी की मौत हुई है, प्लीज सर आप उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बातें पता कीजिए, जिससे कि गांव में रहने वाले लोगों का भी डर कम हो जाएगा। विक्रम कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना तो गुनहगारों को साफ कर दूंगा। ऐसा कहकर अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कारपेंटर आया होता है और वो यहाँ पर आकर मरम्मत करने का काम शुरू कर देता है। फिर उसके बाद विक्रम पुलिस स्टेशन में आता है और रामप्पा से पूछता है कि रामप्पा, ऐसा की गन कैसे गायब हुई थी? रामप्पा बताता है कि सर, उस रात हम लोग रात तक पुलिस स्टेशन में रुके थे और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत शराब भी पी ली थी। तभी अचानक रात को एसआई को एक कॉल आया कि जंगल में किसी महिला की लाश पाई गई है। तो हम उस केस की जांच पड़ताल करने के लिए जंगल में चले गए। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में लौटे तब 5 बज गए थे, तो हम लोग यही पुलिस स्टेशन में सो गए। एसआई सर की गन टेबल पर ही रखी हुई थी, लेकिन जब उनकी आंख खुली तब वो गन वहाँ पर नहीं थी। हमने उस गन को सभी जगह पर ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें वो गन नहीं मिली। अब उस गन के गायब होने की वजह से एसआई सर को कुछ दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया था। अब यहाँ पर विक्रम कहता है कि मुझे उस जंगल में जाना है। ये बात सुनकर रायप्पा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ अब ये लोग अप्पू नाम के एक आदमी को अपने साथ उस एरिया में ले जाते हैं। रामप्पा और अप्पू कहते हैं कि सर, हमें उस जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए, आप वहाँ पर मत जाइए। लेकिन विक्रम उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उन लोगों को जबरदस्ती जंगल के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रामप्पा और अप्पू ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी अचानक एक पेड़ की डाली उनके पास गिरती है। और दोस्तों, सच में ये घना जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो लोग कहते हैं कि सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए और डरते हुए वो लोग यहाँ से पीछे चले जाते हैं। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं कि यहाँ गांव में भूता कोला जैसा एक प्रोग्राम हो रहा होता है जिसमें कि अप्पू भी काम करता है। अब यहाँ पर पहुंचकर विक्रम उससे फिर से पूछता है कि अप्पू, मुझे ये बताओ कि गांव के लोग यहाँ पर डरे हुए क्यों हैं? ये गांव अजीब सा क्यों है? अप्पू बताता है कि सर, आज से बहुत साल पहले यहाँ पर मार्कंडे नाम का एक परिवार रहा करता था। उन्होंने सजीव नाम का एक मंदिर बनवाया, लेकिन एक दिन अचानक वो सभी लोग मारे गए, जलकर राख हो गए। उसके बाद से ही जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। इसलिए कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर संजीव ब्रह्म राक्षस बनकर जंगल में भटक रहा है। विक्रम पूछता है कि क्या तुमने उस ब्रह्म राक्षस को देखा है? अप्पू कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ एक दिन बहुत ही भयानक घटना हुई थी। वो बताता है कि मैं और मेरी पत्नी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद हम एक पेड़ के पास बैठे थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो फिर मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वहाँ पर मेरी पत्नी नहीं थी, वो कहीं गायब हो चुकी थी। अब ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और तुरंत ही वहाँ से भागकर गाँव में आ गया। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मुझे चिट्ठी आई कि मैं अब तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। और उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। अब उसके अगले दिन विक्रम एक और गांव के परिवार के पास पूछताछ करने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जंगल में ब्रह्म राक्षस घूमता है। वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने भी जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, इसलिए हम लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते। अब इंस्पेक्टर उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम रिपोर्टर राधा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आती है। तो ऑफिस में बैठा हुआ संजीव नाम का एक आदमी उसे कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ न्यूज चलाने के लिए बैठे हैं, समाज की सेवा करने के लिए नहीं। तुम्हें यहाँ पर किसी भी रिपोर्ट के बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए। राधा कहती है कि सर, ये तो हमारा फर्ज बनता है, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होगी तभी सच्चाई बाहर आएगी। संजीव कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी तुम्हारी तरह ही जोशीला था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि समाज में रहने के लिए सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट होता है और पैसा कमाने के लिए हमें कभी कभी सिर्फ फायदे के लिए ही काम करना पड़ता है। अब तभी यहाँ पर संजीव को नाजिम नाम के एक बंदे का कॉल आता है और वो उसका हालचाल पूछता है। लेकिन संजीव उसे कहता है कि फिलहाल मेरे पास ज्यादा बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है, मैं अखबार में खबर छाप दूंगा, तुम देख लेना। अब उसके बाद यहाँ इस तरफ हम इंस्पेक्टर विक्रम को देखते हैं। रामप्पा यहाँ पर अपने बेटे को लेकर आता है और आज उनके स्कूल में कुछ फंक्शन होता है जहाँ पर वो पुलिस का रोल निभाने वाला था। रामप्पा अपने बेटे के साथ जाने के लिए एक दिन की छुट्टी मांगता है और विक्रम भी खुशी खुशी उसे अपने बेटे के साथ जाने के लिए छुट्टी दे देता है।
तभी यहाँ पर हमें विक्रम के बचपन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम एक अनाथ है। उसने अपने माता पिता को नहीं देखा था। वहाँ पर उसकी देखभाल करने वाला आदमी उसे कहता है कि अगर तुम एक पुलिस ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारी माँ या फिर तुम्हारे पिताजी को तुम ढूंढ पाओगे। उसके बाद वो तुम्हें पक्का मिल जाएंगे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कांस्टेबल विक्रम को एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि सर ये देखिए, हमारे थाने की खबर छपी है कि हमारे पुलिस स्टेशन से एक गन गायब हुई है। तो विक्रम तुरंत ही उस रिपोर्टर के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है। अब रिपोर्टर के ऑफिस में आने के बाद वो संजीव से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने ये गन मिसिंग की खबर अपने अखबार में क्यों छपाई? ये खबर पढ़कर लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे। संजीव कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अगर पुलिस स्टेशन से गन गायब हुई है तो हम उसकी न्यूज बनाएंगे ही, उसके बारे में लोगों को बताना यही तो हमारा काम है, इसमें हमने झूठ क्या बोल दिया। इस तरह से वो थोड़ा अकड़ा कर बात करने लगता है। अब विक्रम गुस्से से उसे कहता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, अगर तुम किसी भी जुर्म में पकड़े गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए मुझसे थोड़ा बचकर ही रहना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं संजू थोड़ा सा घबराया हुआ था, मानो कि वो कुछ बातें छुपा रहा। अब उसके थोड़ी देर बाद में नाजिब नाम का एक बंदा प्रेस ऑफिस में आता है और यहाँ पर वो अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर आया था। नाजिब संजू से कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, इसमें पूरे 5 लाख रुपए है। लेकिन ये बात सुनकर संजू कहता है कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर भीख मांगने वाला दिखाई दे रहा हूँ? तुम जो काम कर रहे हो वो इलीगल बिजनेस है, उसके जरिए तुम लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो और मुझे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारी सारी कुंडली अखबार में छाप दूंगा। अब ये बात सुनकर नाजिब को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझसे पंगा तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर आने के बाद नाजिब अपने आदमी को कॉल करके बताता है कि तुम लोग तैयार रहना। खैर अब रात को हम विक्रम और रामणा को देखते हैं। ये लोग जीप से कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी अचानक सामने रास्ते पर उन्हें एक बंद गाड़ी नजर आती है। रामप्पा गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी में देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर अंदर किसी की लाश पड़ी होती है। अब यहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये तो प्रेस ऑफिस के मालिक संजीव की लाश है और उनकी बेटी यहाँ पर आकर रोने लगती है। अब उसके बाद संजीव की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों उसके अगले दिन रामप्पा गाड़ी से जाते हुए विक्रम से पूछता है कि सर आप शहर में अपनी ड्यूटी करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे, तो फिर आपने इस जंगल वाले गाँव में आने का फैसला कैसे किया? विक्रम कहता है कि मुझे भी पता नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन मुझे इस गांव से कुछ अलग ही तरह का खिंचाव महसूस होता है, जैसे कि मेरा इस गांव से कुछ गहरा नाता हो। खैर अब उसके अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, इसलिए ये लोग सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन उन लोगों से पहले ही रिपोर्टर राधा हॉस्पिटल पहुंचती है। वो यहाँ डॉक्टर को गन दिखाकर रिपोर्ट के अंदर क्या है ये पता करके वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही इंस्पेक्टर विक्रम वहाँ पर आ जाता है और वो पोस्टमार्टम की फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम एसआई विश्वनाथन के केस के रिलेटेड सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देता है। ड्राइवर से पूछने पर वो बताता है कि सर मैं उनके साथ पिछले 1 साल से काम कर रहा था, उनको बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी और जब ये घटना हुई थी तब मैं उनको रात को घर पर छोड़कर चला गया था। अगली सुबह जब मैंने उनके घर पर आकर देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि विश्वनाथ की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुजाता और दूसरी का नाम है मालिनी। सुजाता कहती है कि ये घटना हुई तब मैं अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर मंदिर में घूमने के लिए गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि उस मालिनी ने ड्राइवर के साथ मिलकर मेरे पति को मारा होगा। तो मालिनी से पूछताछ करने पर वो बताती है कि नहीं नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता था, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी। अब यहाँ पर और भी कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद विक्रम को कुछ खास सुराग नहीं मिलते। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर विश्वनाथ के घर पर जाकर वहाँ छानबीन करता है तो वहाँ पर उसे सिर्फ एक शराब की बोतल मिलती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि वो शराब बहुत ज्यादा पीता था। अब उसके अगले दिन विक्रम पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, तभी उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है जब वो खेलते खेलते गिर गया था और उसके घुटनों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तो वहाँ अनाथ आश्रम में एक आदमी ने कुछ पेड़ पौधों के पत्तों से दवाई बनाकर उसके पैर पर लगाई थी, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो गया था। अब यहाँ पर विक्रम रामप्पा से यही पूछता है कि यहाँ पर इतना बड़ा घना जंगल है, क्या इस जंगल में दवाइयाँ बनाने वाले पेड़ पौधे नहीं है? रामप्पा कहता है कि जी हाँ सर, ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर है। 2 दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पत्तियों से कुछ दवाई बनाकर दी, जिसे खाने के बाद अगले दिन में ठीक हो गया। तभी उस पुलिस स्टेशन में काम करने वाला कारपेंटर विक्रम को बताता है कि सर यहाँ पर 20 साल पहले एक आदमी हुआ करता था जो कि इसी तरह की दवाइयाँ बनाने में बहुत ज्यादा माहिर था और ये दवाइयाँ बनाकर वो लोगों की मदद करता था। लेकिन फिलहाल वो आदमी कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो पास के गाँव में छुप कर रहता है। अब इतने में पुलिस स्टेशन में एक लड़का आता है और उसने दिए हुए सबूतों के मुताबिक गांव के बाहर एक घर है, वहां पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दी थी। तो ये लोग तुरंत ही उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर रहने वाली गायत्री नाम की एक महिला बाहर आती है और ये लोग उसके घर के अंदर जाकर तलाश लेते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। विक्रम पूछता है कि तुम्हारा अलावा यहाँ पर कौन रहता है? वो कहती है कि कोई नहीं,
लेकिन वहीं से थोड़ी दूर जंगल में आने के बाद उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और यही वो लड़की थी जो गाँव में छुप छुप कर कहीं घूम रही थी। रामप्पा उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और तभी अचानक उस धुएं के अंदर उसे ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी और अगले ही पल वो ब्रह्म राक्षस भी उसे कहीं पर दिखाई नहीं देता। अब वो घबराते हुए अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से घर पर आ जाता है। विक्रम उसे मिलने के लिए आता है तो रामप्पा बताता है कि सर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अब मुझे उस जंगल में जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन विक्रम को ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है। खैर, अब उसके बाद विक्रम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर राधा के पास जाता है और उससे बताता है कि तुम्हारे ऑफिसर संजीव की उस रात गाड़ी में मौत हुई थी तो उनके शरीर के अंदर एक जहरीला पदार्थ पाया गया है। राधा कहती है कि हाँ, मैं पहले से ही जानती हूँ, वो एक अनआइडेंटिफाइड पॉइजन है। मैं हॉस्पिटल गई थी तभी मैंने पता कर लिया था। उसके बाद विक्रम उससे ये भी बताता है कि ठीक इसी तरह का पॉइजन पूर्व पुलिस अधिकारी विश्वनाथ के शरीर के अंदर भी पाया गया था। मतलब कि विश्वनाथ और संजीव को, इन दोनों को किसी एक आदमी नहीं मारा है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अब रात को विक्रम गाड़ी से पुलिस स्टेशन जा रहा होता है और तभी बीच जंगल में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो गाड़ी से उतरकर आगे जाकर देखने लगता है। तब उसे अजीब तरह की खुशबू आती है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ निशान बना हुआ था और लगता है शायद इसी पेड़ से कुछ दवाइयां बनाई जाती थी। अब विक्रम उस पेड़ का एक सैंपल अपने साथ लेता है और अगले दिन पुलिस स्टेशन में आकर उस सैंपल को जांच पड़ताल करने के लिए भेज देता है। अब इतने में यहाँ पर पुलिस स्टेशन में रामप्पा एक चोर को पकड़ कर लाता है और उसके बाद यहाँ पर नाजिब आता है क्योंकि विक्रम ने उसे पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विक्रम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है। हमें पता चला है कि तुम्हारी और प्रेस ऑफिस में काम करने वाले संजीव की दुश्मनी थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने उसे मारा है। इसलिए सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। अब पुलिस की धमकी सुनकर नाजिब बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बताता है कि सर, मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ और इसी के बारे में संजू को पता चल गया था, इसलिए ये बात छुपाने के लिए उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिए। लेकिन मैंने उसे 5 लाख रुपए के अंदर ये मामला दबाने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उसे धमकाने के लिए भेजा था। तो उसके बाद यहाँ पर विक्रम उसके आदमियों को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। तो यहाँ पर वो आदमी बताते हैं कि हाँ सर, हम उस संजीव को धमकाने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा उसी ने हमारे ऊपर गन तान दी और हमारे ऊपर ही फायरिंग करने लगा। हम किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन फिर उसके बाद उसे किसने मारा ये हमें कुछ भी पता नहीं। अब विक्रम इन सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें छोड़ देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं रामप्पा उस चोर को छोड़ने के लिए एक जगह पर जाता है। तो तभी वहाँ पर उसे जमींदार की गाड़ी दिखाई देती है जो जंगल के अंदर जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जमींदार के कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस जंगल के अंदर एक लड़का छुपकर बैठा था। वो तुरंत ही उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर रामप्पा तुरंत एक दुकान के पास आता है और वहाँ का फोन इस्तेमाल करके तुरंत यहाँ पर विक्रम को आने के लिए कहता है, क्योंकि दोस्तों रामप्पा को गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। अब जंगल के अंदर जाकर देखने पर उन्हें वहाँ पर एक लड़के की लाश दिखाई देती है। दरअसल दोस्तों ये लड़का जमींदार को मारने के लिए आया था, लेकिन खुद ही मर गया और इसे किसने भेजा था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब उसके बाद रात को विक्रम और रामप्पा जमींदार कनिगल के घर पर आते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर बिना नंबर प्लेट की बाइक दिखाई देती है। अब विक्रम उन लोगों को ये बाइक लेकर पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। तो उनमें से एक बंदे ने, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, वो विक्रम को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो विक्रम उसे एक थप्पड़ मारकर उसे शांत कर देता है। अब यहाँ पर बाहर शोर शराबा सुनकर कनिगल बाहर आता है और विक्रम उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कनिगल कहता है अच्छा, अंदर आइए, हम बात करते हैं। अंदर जाने के बाद विक्रम उसे कहता है कि गांव के पहाड़ी वाले जंगल में एक लड़के की लाश मिली है और उसी दौरान तुम्हारी गाड़ी को वहाँ पर देखा गया था। मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे का इस घटना में कुछ हाथ है। उसे तुम कल सुबह पुलिस स्टेशन भेज दो, वरना मेरी टीम को यहाँ पर बुलाकर मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। अब ये बात सुनने के बाद कनिगल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर विक्रम को झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन तो मेरा बेटा कहीं बाहर गया था, मेरी गाड़ी लेकर तो कुछ और लोग गए थे। मैं कल सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी है वो सब कुछ कल पता चल जाएगा। अब विक्रम ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद कनिगल अपने 2 आदमियों में से माधवन से कहता है कि तुम कल सुबह पुलिस स्टेशन जाओ और वो कार सर्विसिंग के लिए ले जा रहे थे ऐसा कहो, वरना वो विक्रम मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लेगा। इस मामले को कैसे भी करके हमें संभालना होगा। तो माधवन ठीक है ऐसा कहता है। अब उसके अगले दिन विक्रम पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा होता है। तो तभी उसे एक और घटना याद आती है। जब विक्रम पुलिस ऑफिसर बना था तब एक अनजान बुजुर्ग आदमी ने उसे रोते हुए देखकर कहा था कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बारे में शिवापुर गांव में जाकर पता चलेगा। और इसके बाद वो आदमी कहीं गायब हो गया था। इसलिए दोस्तों विक्रम ने शिवापुर गांव में अपना ट्रांसफर ले लिया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि माधवन पुलिस स्टेशन में आ जाता है। तो विक्रम गुस्से से उसके ऊपर गन तान कर कहता है कि बताओ, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और दोस्तों अब यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है। माधवन बताता है कि मैं 1 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और कनिगल का भरोसा जीतकर मैं उसके आदमियों के साथ रह रहा हूँ। इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है।
अब उसके बाद माधवन ये भी बताता है कि पूर्व पुलिस अधिकारी विश्वनाथ को मैंने ही मारा है। उसके बाद रिपोर्टर ऑफिसर के मालिक संजीव को जहर का इंजेक्शन देकर मैंने ही उसे खत्म कर दिया और मैंने ये सब कुछ गायत्री। अब इसके आगे वो कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर दूर से ही उसे शूट करके मार डालते हैं और वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाता। वो लोग शूट करके जंगल के अंदर भाग जाते हैं और ये देखकर विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्ला देता है क्योंकि अगले ही पल में उसे सच्चाई पता चलने वाली थी। अब आगे की जानकारी हासिल करने के लिए ये लोग पास ही के गांव में रहने वाले गायत्री को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाते हैं। यहाँ विक्रम गायत्री से गांव में हो रही हत्याओं के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इतने में ही पुलिस स्टेशन में बलराम नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके साथ वो लड़की और एक लड़का भी मौजूद होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आता है इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि 20 साल पहले मैं मेरे बेटे के साथ इसी गांव के जंगल में रहता था। मुझे पेड़ पौधों की अच्छी खासी जानकारी थी, उनसे दवाइयां बनाकर मैं लोगों की मदद करता। उस जंगल में जो पेड़ पौधे थे वो बहुत ज्यादा कीमती थे, लेकिन इसके बारे में गाँव के जमींदार कलीगन को पता चल गया। कनिगल, प्रेस ऑफिस में काम करने वाला संजीव और ऐसा विश्वनाथ, ये तीनों ही मिले हुए थे। इन तीनों ने मिलकर इस जंगल को तोड़कर बेचने का फैसला किया ताकि उनसे अच्छे खासे पैसे कमा सके। इसी दौरान यहाँ पर मेरा छोटा बेटा गांव में भूत कोला परफॉर्म करता था और कुल मिलाकर मेरे 4 बच्चे थे। मेरे जैसे और भी कई लोगों ने जमींदार का विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने हमारे घर जला दिए। उसी आग में मैंने अपने चारों बच्चों को खो दिया और ये सब कुछ देखने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं उन तीनों को मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। इसलिए मैंने उन लोगों से बदला लेने के लिए माधवन को इस गांव में भेजा था। माधवन ने ही पहले उस इंस्पेक्टर विश्वनाथ को मार दिया, उसके शराब के अंदर जहर मिलाकर। उसके बाद उसने प्रेस में काम करने वाले संजू को मार दिया। अब सिर्फ बचा है गांव का जमींदार और वो विक्रम से कहता है कि तुम पुलिस हमें नहीं रोक सकती, हम कैसे भी करके जमींदार को मार कर ही रहेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वो बूढ़ा आदमी एक और शॉकिंग बात बताता है। ये जो गायत्री है वो इंस्पेक्टर विश्वनाथ इस गायत्री और उसके पति को पुलिस स्टेशन में लेकर आया था और उसने यहाँ पर गायत्री के पति सदाशिव को मार दिया। उसके बाद गायत्री के साथ गलत काम करने की कोशिश भी की और यहाँ पर सच बात तो ये है कि ये गायत्री तुम्हारी माँ है। गायत्री ने तुम्हें विश्वनाथ से बचाने के लिए एक अनाथ आश्रम में छोड़कर वो फिर से यहाँ गाँव में रहने के लिए आ गई थी ताकि तुम्हारी जान बचा सके। अब ये बात सुनने के बाद विक्रम अपने माँ को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है और उसके बाद वो फैसला करता है कि अब वो खुद उस जमींदार को सजा दिलवाएगा। अब उसी रात को हम देखते हैं कानिगल की पत्नी उसके लिए पीने के लिए पानी लाती है। वो पानी पीने के बाद कानिगल को अपने घर के बाहर कुछ घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, जिससे परेशान होकर वो गन लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाता है। बहुत ज्यादा अंदर आने के बाद तभी उसे वहाँ पर देवता दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर गौर से देखने पर वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम पुलिस ऑफिसर विक्रम हो ना, लगता है तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इतने में ही वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। कनिगल बंदूक से विक्रम को मारने वाला था, लेकिन विक्रम उसके ऊपर जबरदस्त हमला कर देता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हाथापाई होने के बाद कनिगल नीचे गिर जाता है और अचानक उसकी छाती में दर्द होने लगता है। खून की उल्टियां होते ही कनिगल की वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों कनिगल ने जो पानी पिया था उसके अंदर जहर मिला हुआ था और ये बात तो उसकी पत्नी को पता नहीं थी और अनजाने में कनिगल ने वो पानी पी लिया था। और इस तरह से दोस्तों उन तीनों को मारकर उस बूढ़े आदमी का और विक्रम का बदला पूरा हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है इन लोगों ने विक्रम के पिताजी सदाशिव को भी मार डाला था। और इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री देखने के लिए ये सैड वाली वीडियो देखें।